हेलो व्यूअर्स, संधान आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम एक नवीन क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं, एक नवीन टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। विषय लंबा है, इसको हम लोग कई भागों में पढ़ेंगे। आज हम मुगलों की और राजपूतों के संबंध, ये क्वेश्चन कई बार आईएएस में आ चुका है, पूछ चुका है कि आखिर में राजपूत और मुगल संबंध की चर्चा कीजिए। आईएएस में क्वेश्चन इस पर इतिहास ऑप्शनल मेंस में क्वेश्चन पूछा कि क्या अकबर ने जिस राजपूत नीति को बनाया था औरंगजेब के क्या उलटने के कारण मुगल वंश का विनाश हो गया, या औरंगजेब की राजपूत नीति का विश्लेषण कीजिए। शाहजहां के समय राजपूतों के साथ मुगलों के क्या संबंध रहे। ये सब क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। जनरल स्टडीज़ में भी, जीएस मेंस में भी क्वेश्चन इससे संबंधित आते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक की चर्चा करेंगे। हम इसको 4 पार्ट में बनाएंगे। पहला पार्ट, आज हम मुगलों ने आखिर में राजपूतों के साथ अपने संबंधों को कैसे स्थापित किया, क्यों किया, इसके कारण पे आज हम चर्चा करेंगे। दूसरे एपिसोड में हम अकबर, तीसरे में जहांगीर एवं शाहजहां, चौथे में औरंगजेब के साथ औरंगजेब की पॉलिसी की चर्चा हम करेंगे कि आखिर में औरंगजेब ने राजपूतों के साथ कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाई जिसके कारण मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। इसकी चर्चा हम करेंगे। देखिए, आज पहला एपिसोड है मुगल और राजपूत संबंध का। आखिर में इसके पूर्व जब दिल्ली सल्तनत स्थापित हुई थी, तुर्कों का भारत में आगमन, तब भी क्योंकि राजपूतों को पराजित करके ही पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित होते हैं और तुर्कों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। चंदावर की लड़ाई में कन्नौज नरेश, आपके जयचंद्र, इनके हारने के बाद उनका रास्ता पूरा खुल गया। लेकिन तुर्कों के समय स्थिति अलग थी। तुर्क जो थे वो कभी भी राजपूतों का सम्मान नहीं करते थे। उनके क्षेत्रों पर आक्रमण करना, मंदिरों को तोड़ना, उनकी कन्याओं और उनकी स्त्रियों का अपहरण करके बलात् जो कि है विवाह करना, तो कहीं ना कहीं जो राजपूतों के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। इस क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने प्रयास किया था। उसने हिंदू शासकों के साथ जो विवाह किया, खासकर देवगिरी के शासक के साथ, वो जानना जरूरी है कि उसने वहाँ की देवगिरी के शासक रामचंद्र देव की लड़की झट्टपाली से शादी किया था। तो ये संबंध थे। उसने उसे राय रायन की उपाधि दी और फिर बाद में नौसारी जिला दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय ये थोड़ा सा अपने एक ढंग के स्तर पे आता है। लेकिन बाद के स्तर पे हम देखते हैं कि राजपूतों के साथ और तुर्कों के जो संबंध थे, फिर अफगानों के जो संबंध थे, बहुत अच्छे नहीं रहे। बाद में राणा सांगा और महमूद लोदी, जब उनका जो गठबंधन बना, वो बात की बात थी। लेकिन जब मुगल गद्दी पर बैठते हैं तो यहाँ स्थिति बदल जाती है। बाबरनामा एक साक्ष्य है जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया था। स्थानीय जो इतिहासकार है राजस्थान के, वो स्वयं कहते हैं कि आखिर में जब राणा सांगा स्वयं इतना शक्तिशाली व्यक्ति था तो उसको बाबर की क्या आवश्यकता। हालांकि ये एक राजनीतिक विषय है और एक विश्लेषण का विषय है। ये बात सही भी है कि आखिर में राणा सांगा जैसा व्यक्ति क्यों बाबर को बुलाएगा, ये एक अलग विषय है। यहाँ पर बाबर ने भारत में तत्कालीन राणा सांगा के साथ जो उसके संबंध थे तल्ख हुए और पानीपत के बाद खानवा में उनको आपस में लड़ना पड़ गया। वही हाल मिदनी राय के साथ हुआ 1528 में चंदेरी की लड़ाई। तो इस प्रकार बाबर जो था वो राजपूतों के साथ अपने संबंधों को बहुत अच्छा नहीं बना पाया। वही स्थिति हुमायूं के साथ भी हुई। हुमायूं भी कर्णावती जो थी, उन्होंने उसको राखी भेजी, लेकिन अपने मंत्रियों के कहने पर उसने जो कि इसको नजरअंदाज कर दिया। मालदेव के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। अब जब हम इसके पूर्व के जो शासक हैं बाबर, हुमायूं पर आते हैं, तो हमें भी अब तक राजपूत और मुगल इन दोनों के संबंधों का एक कोई विश्लेषण या कोई आधार दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब अकबर गद्दी पर बैठा तो यहां पर स्थिति बदल गई। अकबर एक दूरदर्शी शासक था, चीज़ों को समझता था, जानता था कि किसके साथ कैसा व्यवहार, पात्र अनुकूल व्यवहार करना वो जानता था।
तो सबसे पहला कारण ये था राजपूतों का, मुगलों का राजपूतों के साथ अपने संबंधों को बनाना। वो राजनीतिक कारण मैं आपको बताता हूँ। पहला कारण जो था वो था राजपूतों का जो व्यक्तित्व है, राजपूतों की जो पर्सनालिटी है। आपको बताएं कि एक बार जब हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था तो वहीं पर ईरान के शासक ने उससे पूछा कि तुम्हारे देश में कौन कौन से कबीले हैं। तो उसने कहा, यानी हुमायूं ने कहा कि मेरे यहाँ राजपूत कबीला भी है। शाह, वहाँ के ईरान के शाह ने तुरंत कहा, राजपूतों की परवरिश करो। हुमायूं इस बात को समझ गया कि यदि मुझे भारत में सत्ता गाड़नी है, सत्ता स्थापित करना है, तो मुझे राजपूतों का सहयोग लगेगा। दूसरा बात था, हुमायूं ने एक बार अकबर से स्वयं कहा था कि बेटा राजपूतों के साथ अपने संबंधों को अच्छा करो, क्योंकि इनकी फितरत नाफरमानी की नहीं होती है। अर्थात कहीं ना कहीं राजपूतों का जो आदर्श था, जो उनकी जो पर्सनालिटी थी, उनके जो आदर्श थे, वह मुगलों को ज़्यादा पसंद आए। उनको लगा कि नहीं, ये अपने ज़बान के पक्के हैं, अपने कार्य क्षेत्र के पक्के हैं, तो इनके साथ संबंध बनाना ज़रूरी है। दूसरा कारण, अभी हाल ही में 1526 में पानीपत, 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी और 1529 में घाघरा, इन लड़ाइयों में बाबर और हुमायूं इस बात को जान चुके थे और अकबर भी इस बात को जान चुका था कि हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत अफगान है। सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो अफगान है, और अफगानों को तभी कंट्रोल किया जा सकता है जब हमें कोई स्थानीय शक्ति का साथ मिले। अकबर को यह भी डर था कि कहीं यदि अफगानों ने, जैसा कि पहले हो चुका था, अफगानों ने यदि राजपूतों के साथ संबंध स्थापित कर लिया तो नव स्थापित मुगल साम्राज्य को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। इसलिए भी अकबर ने यह सोचा, और ये उसकी सही रणनीति थी कि उसने राजपूतों के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाया, यानी अफगानों के डर से। दूसरा, उज्बेक समस्या। अकबर अपने दरबार में उदंड उज्बेकों की फितरत को अच्छे से जानता था। वो जानता था कि जो उदंड उज्बेक हैं, उन पर नकेल कसने के लिए हमें एक ऐसा वर्ग चाहिए जो इन पर कंट्रोल करे। इसलिए अपने फेवर के लोगों को, कह सकते हैं भक्त लोगों का, तो अकबर ने इसके लिए दरबारी खींचतान को कंट्रोल करने के लिए राजपूतों को सबसे उपयुक्त माना। तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण था राजस्थान का सामरिक महत्व। आपको बता दें, यदि हम भारत के नक्शे की चर्चा करें तो सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत, यानी काबुल से लेकर कंधार तक, और इधर दक्षिण भारत, पश्चिम गुजरात से लेकर दक्षिण भारत तक जो भी एरिया था, वहां पर कब्जा तभी संभव था, वहां पर नियंत्रण तभी संभव था, वहां पर विस्तार तभी संभव था जब राजपूताना उनके हाथ में आया। जब राजपूताना उनके हाथ में आता तो कहीं ना कहीं वो काबुल कंधार को भी देखते, वो पश्चिम भारत में भी अपने चीज़ों को व्यवस्थित करते, और दक्षिण भारत में विस्तार तभी संभव था जब राजपूत उनका साथ देते। तो इस प्रकार हम 4 कारणों को गिनते हैं, जिन कारणों को अकबर ने क्या किया कि बहुत अच्छी प्रकार समझा कि यदि हमें राजपूतों के साथ संबंधों को स्थापित करना है, यदि हमें भारत में अपनी सत्ता को मजबूत करना है, तो सबसे पहले अफगानों को कंट्रोल करना होगा। अफगान तभी कंट्रोल होंगे जब राजपूतों का साथ उनका होगा। दूसरा, उज्बेकों की समस्या, उदंड उज्बेकों को कंट्रोल करना तभी संभव है, दरबारी खींचतान तभी रुकेगी जब एक स्थानीय वर्ग उनके हाथ में होगा, वो थे राजपूत। तीसरा क्या था? राजस्थान का सामरिक महत्व। सामरिक महत्व के तहत पश्चिम भारत, दक्षिण भारत और उत्तर पश्चिम भारत, इन सभी क्षेत्रों पर कब्जा और नियंत्रण तभी संभव था, विस्तार तभी संभव था जब राजपूतों का सक्रिय सहयोग उनको प्राप्त होता। तो ये मैंने आपको राजनीतिक कारण बताया। इसमें मैंने शाह तहमास के बारे में भी बताया कि राजपूतों का व्यक्तित्व, सबसे बड़ी बात उनका व्यक्तित्व, उनका आदर्श आज भी चलता चला आ रहा है। उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी, जिसने शाह तहमास में मैं कहा कि राजपूतों की परवरिश करो, अर्थात वो इस बात को भली प्रकार जानता था। एक ईरान का शासक भारतीय व्यक्तित्व के बारे में अच्छे से जान रहा है कि यहाँ पर कैसे राजनीति हो सकती है। ये तो मैंने आपको राजनीतिक कारण बताया।
दूसरा कारण सामाजिक था। आखिर में ऐसा क्या आन पड़ा कि अकबर को राजपूतों के साथ अपने संबंधों को बनाना पड़ा? उसका दूसरा कारण क्योंकि मुगल जो थे वो विदेशी थे। भले अकबर का जन्म वीरसाल के महल में हुआ था, अमरकोट के शासक थे, लेकिन जो भारतीय समाज था, जो भारतीय परिप्रेक्ष्य था, वो उनको विदेशी मानता था। अब चूंकि उनको स्वयं एक विदेशी शक्ति थे, कैसे वो इस विदेशी रंग को धूमिल करते, कैसे बताते कि नहीं, हमारी मिट्टी, हमारी जो जड़ें हैं वो इस मिट्टी में दबी हुई हैं, वो कैसे बताते? वो था राजपूतों का सहयोग। अवध बिहारी पांडे ने स्पष्ट रूप से कहा कि राजपूतों के साथ जब संबंध अकबर स्थापित करता तो मुगलों का विदेशी स्वरूप धूमिल हो जाता और ये स्पष्ट रूप से निश्चित हो जाता कि मुगल विदेशी नहीं है, बल्कि भारत में उनकी जड़ें दबी हुई हैं। तो ये सामाजिक जो कारण था, ये बहुत बड़ा कारण था, मुगलों का विदेशी स्वरूप धूमिल होना और साथ ही साथ इस बात का द्योतक कि उनकी जो जड़ें हैं वो भारत की मिट्टी में दबी हुई हैं। ये तभी संभव था जब राजपूतों का सक्रिय सहयोग उनको प्राप्त होता है। तीसरी बात हम देखते हैं आर्थिक क्षेत्र में। आपको बता दें कि उस समय जो गुजरात के बंदरगाह थे, जो लाभप्रद बंदरगाह थे, उन पर कब्जा तभी संभव था या उन पर नियंत्रण तभी संभव था जब ये राजपूताना का पूरा क्षेत्र उनके कब्जे में आता। तो इस कारण से भी अकबर ने यहाँ के क्षेत्रों को, यहाँ के राजपूतों के जो अपने साथ संबंधों को अच्छा बनाने का प्रयास किया। जैसे मैंने पहले बताया कि पश्चिम भारत पर नियंत्रण में विस्तार, यहाँ के जो आर्थिक जो क्षेत्र थे, वहाँ के बंदरगाह गुजरात के और आसपास के, ये तभी उनके हाथ में आते जब वो राजपूताना के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाते। और सबसे लास्ट में है सामरिक कारण। सामरिक मतलब स्ट्रेटजिक का मतलब ये कि आखिर में राजनीतिक स्तर पे जो लड़ाई चल रही थी, आपको बता दें यहाँ पर एक राजपूत दूसरे राजपूत को भी नहीं देखना चाहता था, यहाँ पर भी उनके झगड़े आपस में होते थे। अकबर ने इसका भी लाभ उठाया था। तो राजपूताना का जो आपसी वैमनस्य था, उसमें भी अकबर को एक दूरगामी लाभ दिखाई दिया। यहाँ पर उस दूरगामी लाभ के बारे में वो जानता था कि यदि हम इनके आपसी फूट का लाभ उठाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें, तो अकबर ने क्या किया कि उनके साथ फूट का लाभ तो उठाया, लेकिन उनको एक कोऑर्डिनेशन दिया, उनको एक समन्वय दिया, और समन्वय में उनको क्या किया, अपना भक्त बनाने का प्रयास किया, और जैसा वो चाहता था उसने वैसा ही किया। राजपूतों के युद्ध की कार्यशैली, मरमिटने वाली शैली, ये सामरिक कारण के अंतर्गत है कि उनका जो युद्ध लड़ने की शैली, अपने कर्तव्य पथ पर अटल रहने की श्रेणी, अपनी कर्तव्य परायणता, अपनी स्वामी भक्ति, अपने शौर्य, इन सब का मिलन था जिसने अकबर को मजबूर कर दिया कि नहीं, हमें इस वर्ग के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाना है। फरीद बखरी जो 17वीं शताब्दी का लेखक था, उसने अकबर की राजपूत नीति का विश्लेषण किया है। फरीद बखरी कहता है कि अकबर की राजपूत नीति पूर्णतः उसके राजनीतिक स्टंट का हिस्सा थी। मैं इंग्लिश शब्द यूज कर रहा हूं, स्टंट, राजनीतिक एक कह सकते हैं ना, राजनीतिक कूटनीति थी। सही भी है, जो फरीद बखरी कह रहा है वो बिल्कुल सही था कि अकबर की जो राजपूत नीति थी वो उसकी एक राजनीतिक कूटनीति थी। जब तक अकबर ने अपनी व्यवस्थाओं को अच्छा रखा, उनके साथ संबंधों को अच्छा रखा, इसको भी हम पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि हमें आपको बताना है कि अकबर ने क्या संबंध रखे, क्या नीतियां रखी, जिससे राजपूतों को लाभ हुआ, मुगलों को भी लाभ हुआ। जहांगीर के समय क्या ऐसा हुआ कि संबंध बने बिगड़े, शाहजहां के समय संबंध बने बिगड़े, और औरंगजेब सबसे क्रूशियल टॉपिक है कि जब राजपूत और मुगलों के संबंध में डिस्टर्बेंस आई। तो इसका विश्लेषण हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। दूसरी बात आपको बतानी थी, आप लोग मुझे मेंस का क्वेश्चन लिख के भेजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है, आप मुझे करके भेज सकते हैं। अपने प्रश्नों को मुझे लिख के दिखाइए। हिस्ट्री ऑप्शनल मेंस, जीएस मेंस हिस्ट्री की क्वेश्चंस आप मुझे लिखकर व्हाट्सअप कर सकते हैं।
मैं निःशुल्क से आपकी कॉपी, मतलब आपको पैसा नहीं देना है, आपको इस तरह से वो करना है, आप अपनी कॉपी मुझको सेंड कर सकते हैं। संधान IAS एकेडमी आपकी कॉपी चेक करेगी, हमारी टीम है। इतिहास की जो का टीचर मैं स्वयं हूँ, तो मैं स्वयं आपकी कॉपी चेक करूँगा, उसको देखूँगा, उसमें जो कमी है वो मैं आपको अपने वीडियो में मैं बताऊँगा कि आपकी क्या कमी है, कैसे आपको लिखना है, क्या करना है। दूसरी सूचना ये है कि हम हिस्ट्री मेंस ऑप्शनल मेंस का बैच, फाउंडेशन बैच शुरू कर रहे हैं। आप सभी कैंडिडेट जो इतिहास के कैंडिडेट जिन्होंने यूपीएससी में हिस्ट्री रखा हुआ है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पूरा डिटेल आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।